हमारे साथ बाबा खास मेहमान है संजीव आचार्य, वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो उनका रुख कर लेते हैं। संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। संजीव जी, ये चौथे चरण में अब मतदान हो रहा है। अभी तक के 3 चरण बीत चुके हैं। क्या लग रहा है, इस बार हालात काफी बदले हुए इस लिहाज से हैं क्या? क्योंकि यूपी में बीजेपी की सरकार है, एक बार दोबारा से बीजेपी की आने की लग रही है। क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर लग रहा है, या बेरोजगारी है, आवारा पशु है, महंगाई है, ये तमाम मुद्दे आपको लग रहा है जनता इनको देखते हुए वोट करने जा रही है इस बार? मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो है, ये जो अभी आपने मुद्दे गिनाए, ये मुद्दे भी बहुत चर्चा में रहे हैं। ये पहली बार पिछले 2 चुनावों के बाद मैं देख रहा हूँ कि अभी तक तो कई बार हिंदू मुसलमान या अयोध्या या दूसरे तमाम ऐसे मसले रहे जिनकी वजह से आखिरी दौर में या फिर कभी मणिशंकर अय्यर का बयान, कभी कुछ मुद्दे भटकते रहे और उस वजह से चुनाव ध्रुवीकरण पे चला गया। लेकिन इस बार का चुनाव मुझे लग रहा है कि जैसा देख रहे हैं टीवी चैनलों पे लोगों से बात करते हुए लोगों को, तो ऐसा लग रहा है कि महंगाई एक मुद्दा है। और दूसरा, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर भले से वो मीडिया में उतना ना आया हो, लेकिन सोशल मीडिया पर अगर आप देखते रहे हो तो कुछ घटनाएं ऐसी रही हैं जिनको लेकर लोगों में आक्रोश रहा है। और खास तौर पर आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में सांड इतना बड़ा मुद्दा बन गया। ये भी अपने आप में कोई कम आश्चर्यजनक नहीं है कि इसका मतलब है कि कहीं ना जी जी बाबा जी संजीव जी, आपने आपने सही कहा कि सांड जो है मुद्दा हो और प्रधानमंत्री को उस पर बोलना पड़े। मेरा आपसे सवाल है, अभी हम सौरभ से बात कर रहे थे, वो रायबरेली में थे। आप कांग्रेस को ने बहुत लंबे समय तक आपने कांग्रेस को कवर किया है। कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या है? रायबरेली में ही कोई जीतने की स्थिति में नहीं है और आप आते हैं, मेहनत करते दिखाई देते हैं, लेकिन जमा पूंजी कुछ है नहीं कांग्रेस के लिए। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सहमत हूँ बाबा आपसे। करीब करीब 32 साल हो गए कांग्रेस पार्टी को ही कवर करते करते। और रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर का जो इलाका रहा है वो कांग्रेस पार्टी के लिए वीआईपी सीट रही है, हमेशा इलाका ही पूरा रहा है। ये सही है कि इस बार स्थिति पहले के मुकाबले बहुत खराब है, क्योंकि अदिति सिंह ने वहां से छोड़ दी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही है। खैर, ये तो जितिन प्रसाद और आरपीएन सिंह और बहुत लंबी श्रृंखला हो गई, क्योंकि समय जब खराब होता है तो इसी तरीके से पार्टी को सामना करना पड़ता है परेशानी का। अब चूंकि अमेठी, आप तो वहीं से शुरू करिए कि अमेठी जब राहुल गांधी खुद चुनाव हार गए तो उसके बाद ही ये समझ में आ गया था कि ग्राउंड पे अब वो स्थिति कांग्रेस पार्टी की नहीं रही है। कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता या दूसरे तमाम मुद्दे, संगठन तो पहले ही खत्म हो गया था। एक बहुत खराब निर्णय नरसिंह राव के जमाने में हो गया था, जब कांग्रेस पार्टी ने पहले बसपा से हाथ मिलाया और 125 सीटों पर सिमट गई पार्टी, 300 सीटें दे दी थी। तभी से पार्टी ने अपना जनाधार खुद ही खत्म करने का काम किया और वो बाद में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़े उस समय भी। तो कहीं ना कहीं संगठन में नीचे जो कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का है, उसको ये लगने लगा कि जब सपा को ही वोट डालना है या बसपा को ही वोट डालना है तो फिर दूसरे दर्जे के कार्यकर्ता क्यों बने, फिर उसी पार्टी को ज्वाइन करके वहीं क्यों ना चले जाए। और इसी से लगातार पिछले, मुझे लगता है 2 दशक 3 दशक में कांग्रेस का संगठन वहां पे बहुत कमजोर हुआ। और इस समय जो हालात है वो तो एक पुरानी वजह रही, लेकिन आज जो हालात है उसका सबसे बड़ा कारण ये है बाबा कि आज सत्ता के पीछे भाग रहे हैं तमाम राजनेता। आज जो भी हो, ये कांग्रेस भी करती रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अकेली ये ऐसा कर रही है। ये तो जो सत्ता में रहता है वो सत्ता का अपने ढंग से उपयोग करता है। अब वो कर रहे हैं, उन्होंने तमाम नेताओं को अपनी तरफ ले लिया है, तो ये संदेश तो जाता ही। राजनीति तो आपको पता है परसेप्शन से चलती है, परसेप्शन खराब हो गया है। ये लग रहा है लोगों को कि कांग्रेस का जहाज डूब रहा है, लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। माफी चाहता हूँ संजीव जी, माफी चाहता हूँ। राजनाथ सिंह जो है वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में राजनाथ सिंह जो है वो वोट डालने के लिए आए हैं। और लखनऊ जो है वो, बाबा, सुबह सुबह सबसे पहली तस्वीर हमने देखी, कोई बड़ा नेता पहुंचा तो मायावती पहुंची थी लखनऊ में 7:15 बजे, ठीक उन्होंने वोट डाल दिया था। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मौजूदा रक्षा मंत्री है और लखनऊ में ये वोट डालने के लिए
पहुंचे हैं। संजीव जी, यहाँ पर हम परसेप्शन की भी बात कर रहे थे, आपने कांग्रेस का जिक्र किया, आपसे समझना चाह रहे हैं आज 59 सीटों पर चुनाव हो रहा है। पिछली बार की बात करें तो 51 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी। ये पूरा जो काफी हद तक ये अवध का इलाका है, आपको क्या लगता है बीजेपी उस प्रदर्शन को रिपीट कर पाएगी इस बार? देखिए, पिछली बार पिछले चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी ने यह बहुत शानदार प्रदर्शन किया था, हम सब ने देखा। लेकिन इस बार जो है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी परिस्थिति तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। इस इलाके में भी बनी है, क्योंकि पूरे प्रदेश में बनी है। जो परसेप्शन की बात आपने की, मैंने जो लखीमपुर खीरी भी वोट हो रहे हैं, लखीमपुर खीरी में भी इसी फेज में। जी हाँ, मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि देखो, ये भी बात सच है कि लखीमपुर खीरी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए प्रधानमंत्री खुद भी। ये वहां पे जो स्थितियां परिस्थितियां बनी हुई हैं, ये दोनों घटनाएं, मतलब आप ये देखिए कि किसान आंदोलन के लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, मर गए। उस मामले में जो अभियुक्त हैं वो छूट गए, उनको वहां ले जाया गया। तो ये चीजें में कहीं ना कहीं भले ही वो उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उसको नकार रही है, लेकिन ये मुद्दे जनता में चर्चा का विषय तो बने हुए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बने हुए हैं। तो लोग, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा। हमारे साथ शरद प्रधान भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद लौटेंगे और चर्चा हम जारी रखेंगे। शरद जी, माफी चाहता हूं, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। ब्रेक के बाद आपके पास आता हूं। और मतदान चल रहा है चौथे फेज का। आप देख रहे हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लखनऊ में वोट डाला है। और हमारे साथ दो मेहमान हैं, शरद प्रधान जी जुड़ चुके हैं, संजीव आचार्य जी जुड़े हुए हैं। शरद सर, आपसे ये जानना चाहूंगा, आप तो लखनऊ में हैं, शायद वोट भी करके आए हैं। कहा जा रहा है कि ये लखनऊ है, इसके बाद से शुरू होगा जो पूर्वांचल, और वो एक बीजेपी उसी पर बैंक कर रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि ये वाला जो फेज है, चौथा चरण, बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो पहले 3 फेज गए हैं, ये जो आम धारणा है और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उस हिसाब से भाजपा को काफी भारी पड़े हैं। और ये एक क्षेत्र है जहां पे भाजपा ने खैर भाजपा ने तो सभी जगह बहुत बढ़िया किया था 17 में, वो तो इतिहास है। लेकिन आज वो चुनौती है उसके लिए कि कहां पे जाके टिकता है। देखिए, गिरावट तो आनी है, जब आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाए तो नीचे ही गिर सकते हैं, और कितना गिरते हैं ये वाला क्षेत्र बताएगा। क्योंकि अगर आज के क्षेत्र में भी वही हुआ जो पहले 3 फेजेस में हुआ है, सपा को बढ़त मिलती हुई नजर आती थी, तो अगर आज भी वही होता है तो समझ लीजिए कि चुनाव समाप्त हो चुका है, इन द सेंस कि आधी से ज्यादा सीटें आज डिसाइड हो जाएंगी। तो जो 403 में से लगभग 220 के आसपास सीटें आज डिसाइड हो जाएंगी। 172 हो चुकी हैं जी, 172 हो चुके हैं, 59 और। लेकिन शरद जी, आपने एक बहुत बड़ी बात आपने कही कि यदि आप एवरेस्ट पे पहुंच जाते हैं तो फिर नीचे ही आना होता है। पिछली बार इस 59 सीटों में 51 सीटें बीजेपी के पास थी। इस बार लखीमपुर खीरी में भी चुनाव है और पीलीभीत और रायबरेली में भी चुनाव है, जहां पे और उन्नाव में भी जो सांसद है वो, उनके टोन आप देख रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं सर? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बात सही है कि उन्नाव में भी चुनाव है और पीलीभीत में भी है और लखीमपुर में भी है, जहां बड़े बड़े मुद्दे हैं जो। और लेकिन ताज्जुब की बात ये सुनने में आ रही है कि लखीमपुर में लखीमपुर कांड लोगों के लिए इश्यू नहीं बन रहा है। उन्नाव का गैंग रेप, जिसमें भाजपा का सिटिंग एमएलए विनोद सिंह सेंगर इन्वॉल्व था और जिसको सजा भी हुई है कोर्ट द्वारा, वो भी मुद्दा बनता हुआ नहीं दिख रहा है, जो बड़ा अचंभे की बात है। इससे दिखता है कि अल्टीमेटली लोग जो हैं जाति समीकरणों में ही बन जाते हैं। कहने को बड़ी बड़ी बातें होती हैं, कहने को मुद्दे कहे जाते हैं, और हर पार्टी आजकल रट लगाती है विकास की, और हर जना क्लेम करता है कि हमसे ज्यादा विकास तो किसी ने किया ही नहीं। अगर हकीकत में जो है बाबा ये होता तो पता नहीं प्रदेश का क्या कायाकल्प हो चुका होता। लेकिन ये राउंड है, ये फैसला कर देगा, क्योंकि भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती, वो 51 सीटों से कितना गिरती है, यही बड़ी चुनौती है। और अगर यहाँ पे वो अपनी गिरावट को नहीं रोक पाए तो आगे की जो दिशा है और वो और भी मुश्किल होने वाली है। क्योंकि पूर्वांचल जो आने वाला है वो बड़ा, वहां सीटें भी बहुत ज्यादा हैं और वहां पे गरीबी बहुत ज्यादा है,
भाजपा उस पर बहुत डिपेंडेंट है, क्योंकि भाजपा सोच रही है कि लाभार्थी जो एक नया वर्ड कॉइन हुआ है। हमारे साथ यहाँ पे संजीव आचार्य भी है, उनसे यहाँ पर समझते हैं कि संजीव जी, यहाँ पर हम आज की अगर बात करूं या लगातार हम देखें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो ट्वीट कर रहे हैं उसमें हर बार डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं। क्या उनको कहीं ना कहीं कोई संशय या ऐसा कुछ लग रहा है? क्योंकि चुनाव प्रचार जिस तरीके से शुरू हुआ, कानून व्यवस्था की उन्होंने बात की, फिर गरीबों को मुफ्त राशन की बात की, आखिर करते करते ये हिंदू खतरे में है की बात हुई। अब डबल इंजन की सरकार, क्या अपनी सरकार के काम गिनाते हुए उन्हें यकीन नहीं है कि उनको वोट मिलेंगे? बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बोली। देखिए, ये दो बातों से स्पष्ट हो जाएगा। एक तो ये कि जहां से शुरू हुआ था चुनाव, वहां पे जिस तरीके के भाषण दिए जा रहे थे और आज जिस तरीके के भाषण दिए जा रहे हैं, उसी से समझ में आ रहा है कि परिस्थितियां कहीं ना कहीं ग्राउंड रिपोर्ट मिल रही हैं, उससे बदली हुई इनके भी समझ में आ रही है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री कहाँ से शुरू हुए थे और गोबर तक आ गए, और वो बात जहां तक पहुंच गई है, या वो डबल इंजन की सरकार जो आपने बात की, अगर वाकई में डबल इंजन का विकास हुआ होता उत्तर प्रदेश में, तो आज विकास पे ही बात करते, विकास के नाम पर वोट मांगते। लेकिन न तो विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं और न ही राम मंदिर के नाम पर मांग पा रहे हैं। तो स्थितियां तो परेशानी की इनके सामने बनी हुई है, ये साफ दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है जैसे अभी शरद भाई ने जो बातें कही, ये तो बहुत महत्वपूर्ण चरण है चुनाव का ये वाला। और इसमें दो बातें, जैसे उन्होंने कहा कि अब एवरेस्ट से नीचे ही उतरना है, तो वो स्थिति दिख रही है। पिछली बार सर्वाधिक बेहतर प्रदर्शन इस क्षेत्र में रहा, और अब स्थिति ये है आज की तारीख में कि जातिगत समीकरण की जैसे बात हो रही है। मुझे लगता है जो मुद्दा कई चर्चा में कम आ रहा है वो ये भी है, जो मैं वहां पे लोगों से बात करके जो मेरी जानकारी है, कि कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के अंदर एक बहुत वहां पर रोष है सरकार के प्रति, जो कि मुखर रूप से दिखाई भले न दे, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी चर्चा आपने है। सही कहा कि आखिरकार ध्रुवीकरण जो है वो जातियों के आधार पर भी। एक फाइनल वर्ड शरद जी आपसे, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री लखनऊ में 4 दिन रहेंगे और ये जो पूर्वांचल का इलाका है उसमें पूरे धुआंधार प्रचार होगा और बीजेपी का टर्न अराउंड वहीं से होने वाला। आप क्या कहेंगे? फाइनल वर्ड, मेरे पास टाइम कम है। इससे दिखता है जिस तरीके की भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री के स्तर से हुआ है, गिरावट जितनी आई है, उससे दिखता है भाजपा में कहीं ना कहीं डेस्परेशन बढ़ता जा रहा है। और ये 4 दिन की जो कैंपिंग है लखनऊ में और पूर्वांचल में, पूरी अपनी ताकत झोंकने की जो प्लान है, वो भी ये दर्शाता है कि भाजपा को अब जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। इसलिए और नरेंद्र मोदी को आगे आगे लाया जा रहा है, क्योंकि जितनी एंटी इनकम्बेंसी है वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ज्यादा है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को, अलावा इसके कि उन्होंने हिंदू मुसलमान के अतिरिक्त और ज्यादा कुछ नहीं वो सब कर पाए हैं, और दूसरा ये कि उन्होंने जो कुछ जातियों को, खासतौर से ब्राह्मणों को नाराज किया और छोटी जातियों को भी, नीची जातियों को भी जो है नाराज किया है। इसीलिए नरेंद्र मोदी को आकर के इतने लार्ज स्केल पे कैंपेन करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी भी माना जाता है कि योगी का जादू, मोदी का जादू जो है वो शायद योगी की एंटी इनकम्बेंसी के ऊपर। सही कहा आपने, मोदी जी का जादू चलेगा, इसलिए शायद वो अब जो है अब वो अपने आप को पूरी तरह झोंकने वाले। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आप दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन मेरे पास वक्त कम है, इसलिए अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।